नमस्कार साथियों, हमारी बात चल रही थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की हिंदी ट्रांसलेटेड बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू के बारे में, जिसके पिछले 2 अध्यायों में हमने जाना कि किस तरह आप अपने आप में विश्वास जगाकर सफलता के सिद्धांतों पर चल सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह चर्चा के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 2 में हमने समझा कि किस तरह हम बहानासाइटिस का इलाज करके बहाने बहाने बनाने से बच सकते हैं और निरंतर प्रयासों से सफलता के शिखर पर आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह अध्याय 3 में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह हम अपने अंदर विश्वास जगा सकते हैं और अपने अंदर का डर भगा सकते हैं। जब हम डरे होते हैं तो हमारे दोस्त यार हमें समझाते हैं, यह तुम्हारे मन का वहम है, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। परंतु आप और हम जानते हैं कि डर की इस किस्म की दवा से काम नहीं चलता है। इस तरह की तसल्ली से हमें कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही आराम मिलता है। यह तुम्हारे मन का वहम है वाले उपचार से विश्वास नहीं जागता, न ही डर का इलाज होता है। हाँ, डर वास्तविक होता है और इसे जीतने से पहले हमें यह मानना ही पड़ेगा कि इसका अस्तित्व होता है। आजकल इंसान के ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक होते हैं। चिंता, तनाव, उलझन, संतरास, यह सभी हमारे नकारात्मक अनुशासनहीन कल्पना के कारण पैदा होती हैं। परंतु सिर्फ यह जानने से कि डर कैसे पैदा होता है, उस डर का इलाज नहीं हो पाता। जब डॉक्टर यह पता लगा लेता है कि आपके शरीर में कहीं पर कोई इन्फेक्शन है, तो उसका काम वहीं पर पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद वह इन्फेक्शन का इलाज भी करता है। यह तुम्हारे मन का वहम है वाला पुराना विचार यह मानना है कि डर का वास्तव में अस्तित्व होता ही नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है, डर का अस्तित्व होता है। डर असली है। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। डर लोगों का अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देता है। डर लोगों को बीमार बना देता है। डर लोगों की ज़िंदगी को छोटा कर देता है। आप जब बोलना चाहते हैं तो डर आपके मुंह को बंद रखता है। डर, अनिश्चितता, आत्मविश्वास का अभाव के ही कारण हमारी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आती है। डर के ही कारण करोड़ों लोग इतना कम हासिल कर पाते हैं और जीवन का इतना कम आनंद ले पाते हैं। वास्तव में डर एक शक्तिशाली भावना है। किसी न किसी रूप में डर लोगों को वह हासिल करने से रोकता है जो जीवन में हासिल करना चाहते हैं। हर तरह, हर आकार का डर मनोवैज्ञानिक इन्फेक्शन का एक रूप है। हम अपने मानसिक इन्फेक्शन को भी उसी तरीके से दूर कर सकते हैं जिस तरह हम अपने शारीरिक इन्फेक्शन को दूर करते हैं, यानी उसका इलाज करके। इसके लिए सबसे पहले हमें उपचार के पहले की तैयारी करनी होगी। यह जानना होगा कि आत्मविश्वास आसमान से आकर हमारे दिमाग में नहीं घुसता, बल्कि हासिल किया जाता है, विकसित किया जाता है। कोई भी आदमी आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता। जिन लोगों में आत्मविश्वास प्रचुरता में होता है, जिन्होंने चिंता को जीत लिया है, जो हर जगह हर कहीं बेफिक्री से आ जाते हैं, उन्होंने यह आत्मविश्वास धीरे धीरे हासिल किया है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। यह अध्याय आपको बताएगा कैसे। द्वितीय विश्व युद्ध में नेवी ने यह फैसला किया कि इसके सभी नए रंग रूटों को तैरना आना चाहिए। इसके पीछे यह विचार था कि तैरना आने से किसी डूबते आदमी की जान बचाई जा सकती है। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था, उनके लिए तैरने की कक्षाएं आयोजित की गईं। मैंने इस तरह के एक प्रशिक्षण को देखा। सतही तौर पर यह देखना मज़ेदार था कि इतने बड़े बड़े जवान और स्वस्थ लोग कुछ फुट गहरे पानी में कूदने से घबरा रहे थे। इन लोगों को 6 फुट ऊंचे स्टैंड से पानी में कूदना था और पानी सिर्फ 8 फुट गहरा था। हालांकि आसपास बहुत से विशेषज्ञ तैराक खड़े थे और जान का कोई जोखिम नहीं था, फिर भी ये वयस्क लोग बुरी तरह आतंकित थे। गहराई से सोचने पर यह दुखद प्रसंग था। उनका डर वास्तविक था।
परंतु उनमें और हार के डर के बीच में केवल एक ही चीज़ आड़े आ रही थी और वह थी नीचे के पानी में छलांग। एक से ज़्यादा बार मैंने देखा कि इन युवकों को बोर्ड से अनपेक्षित धक्का दे दिया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि पानी से उनका डर हमेशा के लिए दूर हो गया। हजारों भूतपूर्व नेवी के जवान इस घटना से परिचित होंगे। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि काम करने से डर दूर होता है, दुविधा में रहने या अनिर्णय की स्थिति में रहने से या काम टालने से हमारा डर बढ़ता है। इसे अभी हाल अपनी सफल नियमों की पुस्तकों में लिख लें। काम करने से डर दूर होता है। काम करने से डर सचमुच दूर होता है। कुछ महीनों पहले 40 साल का एक परेशान हाल एग्जीक्यूटिव मुझसे मिलने आया। वह एक बड़े रिटेलिंग संगठन में महत्वपूर्ण पद पर चिंतित स्वर में उसने मुझे बताया, मुझे डर है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थोड़े से दिन बचे हैं। क्यों? मैंने पूछा। सभी बातें मेरे खिलाफ हैं। मेरे विभाग की बिक्री के आंकड़े पिछले साल से 7% कम हैं। यह बहुत बुरा है, खासकर तब जब हमारे स्टोर की सेल पिछले साल की तुलना में 6% बढ़ी है। मैंने हाल ही में कुछ गलत फैसले लिए हैं और मुझे कई बार मीटिंग में यह संकेत दिया गया है कि मैं कंपनी की प्रगति के साथ साथ प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इतना बुरा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। मेरी पकड़ ढीली होती जा रही है और इसका सबको साफ दिख रहा है। मेरे कर्मचारियों को भी इस बात का एहसास है। मेरे सेल्समैन भी यह देख सकते हैं। दूसरे एग्जीक्यूटिव भी यह जानते हैं कि मैं ढलान पर नीचे फिसल रहा हूँ। एक साथी एग्जीक्यूटिव ने तो पिछली मीटिंग में यहाँ तक सुझाव दिया कि मेरा कुछ काम उसके डिपार्टमेंट में को सौंप दिया जाए ताकि स्टोर के लिए कुछ लाभ कमाया जा सके। मैं एक ऐसा डूबता हुआ आदमी हूँ जिसे बहुत सारे लोग डूबता हुआ देख रहे हैं और उसके डूबने का इंतजार कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ने अपनी दुर्दशा पर बोलना जारी रखा। आखिरकार मैंने उसे बीच में रोककर उससे पूछ ही लिया, तो आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? आप स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ, उसने जवाब दिया। मैं सिर्फ यही उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर मैंने कहा, परंतु क्या उम्मीद करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? फिर बिना उसे जवाब देने का मौका दिए मैंने उससे अगला सवाल पूछा, क्यों ना उम्मीद करने के साथ साथ आप कुछ प्रयास भी करें? कैसे? उसने कहा, आपके मामले में 2 तरह के काम किए जा सकते हैं। पहला तो है कि आप अपनी सेल्स को बढ़ाकर दिखाएं। हमें यहीं से शुरू करना होगा। कोई ना कोई वजह तो होगी जिसके कारण आपकी सेल्स कम हो रही है। उस वजह का पता लगाएं। हो सकता है कि आपको अपना पुराना माल निकालने के लिए स्पेशल सेल लगानी पड़े ताकि आप नया माल खरीद सकें। शायद आपको अपने डिस्प्ले काउंटर्स को अलग तरीके से जमाना चाहिए। शायद आपको अपने सेल्समैनों में ज़्यादा उत्साह भरना चाहिए। मैं यह तो नहीं बता सकता कि किस तरह आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ सकता है, परंतु यह किसी न किसी तरह तो बढ़ ही सकता है। और इसके अलावा आप अपने मैनेजर से भी बात करके देख लें। हो सकता है कि वे आपको नौकरी से निकालने वाले हों, परंतु अगर आप उनकी सलाह लेंगे तो वे आपको समस्या को सुलझाने के लिए निश्चित रूप से ज़्यादा मोहलत दे देंगे। स्टोर के लिए आपका विकल्प ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, बशर्ते कि टॉप मैनेजमेंट को यह लगे कि आप समस्या को सुलझाने का गंभीर प्रयास कर रहे हैं। मैं आगे कहता रहा। इसके बाद आप अपने कर्मचारियों से, अपने अधीनस्थों से बात करें। डूबते हुए जवानी की तरह व्यवहार करना छोड़ दें। अपने आसपास के लोगों को यह एहसास होने दें कि आप में अभी जान बाकी है। एक बार फिर उसकी आंखों में हिम्मत लौट आई थी। फिर उसने पूछा, आपने कहा था कि मैं 2 कदम उठा सकता हूँ। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम यह है जिसे आप बीमा योजना कह सकते हैं कि आप किसी दूसरे स्टोर में अपने लिए ऐसी जगह ढूंढ कर रखें जहां आपको यहां से ज़्यादा तनख्वाह मिल सके। अगर आप सकारात्मक कार्य करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपकी कर्मठता से आपके सेल्स आंकड़े निश्चित रूप से सुधर जाएंगे। फिर भी 2 विकल्प रहना हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है।
याद रखें, बेरोजगार आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि पहले से नौकरी कर रहे आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बेरोजगार की तुलना में 10 गुना ज़्यादा आसान होता है। 2 दिन पहले यही एग्जीक्यूटिव मुझसे मिलने आया। आपसे चर्चा के बाद मैं काम में जुट गया। मैंने बहुत से बदलाव किए, परंतु सबसे बड़ा बदलाव मैंने अपने सेल्समैनों के रवैये में किया। पहले मैं सप्ताह में 1 बार मीटिंग लिया करता था, अब मैं हर सुबह मीटिंग लेता हूँ। मैंने इन सभी लोगों में उत्साह भर दिया है। ऐसा लगता है कि मेरे जोश को देखकर उनमें भी हौसला आ गया है। अब उन्होंने देखा कि मुझ में जान बाकी है, तो उन्होंने भी ज़्यादा मेहनत करने का फैसला कर लिया। ऐसा लगता है जैसे वे सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मैं आगे बढ़ने में पहल करूं। अब समस्या सुलझ रही है, उसने कहा। मैंने आपको एक और अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं। मुझे 2 वैकल्पिक नौकरियां के प्रस्ताव मिले हैं। निश्चित रूप से इसमें मैं खुश हूं, परंतु दोनों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक बार फिर ठीक ठाक हो गया है। जब हम कठिन समस्याओं का सामना करते हैं तो हम तब तक दलदल में फंसे रहते हैं जब तक कि हम कर्म नहीं करते। आशा से शुरुआत होती है, परंतु जीतने के लिए आशा के साथ साथ कर्म की भी जरूरत होती है। कर्म के सिद्धांत पर अमल करें। अगली बार जब भी आपको डर लगे, चाहे डर छोटा हो या बड़ा, अपने आप को संभालें। फिर इस सवाल का जवाब ढूंढें, किस तरह के काम से मैं अपने डर को जीत सकता हूँ। अपने डर का कारण खोज लें, फिर उचित कदम उठाएं। डर का इलाज करने और विश्वास हासिल करने के लिए ये 2 कदम उठाएं। पहला, कि किसी डर का सही कारण पता करें। यह तय कर लें कि आप वास्तव में किसी चीज़ से डर रहे हैं। और दूसरा, फिर कर्म करें। हर तरह का डर किसी न किसी तरह के काम से दूर हो सकता है। और याद रखें, झिझकने से आपका डर बढ़ता ही है, कम नहीं होता। इसलिए देर ना करें, बल्कि तत्काल काम में जुट जाएं, फैसला करें। आत्मविश्वास के अभाव का कारण होता है खराब याददाश्त। आपका दिमाग किसी बैंक की तरह होता है। हर दिन आप अपने दिमाग के बैंक में विचारों को जमा करती जाती हैं। विचारों का यह संग्रह बढ़ता जाता है और आपकी याददाश्त बन जाता है। जब भी आप सोचने बैठते हैं या आपके सामने कोई समस्या आती है, तो दरअसल आप अपनी यादों के बैंक से पूछते हैं, इस बारे में मैं क्या जानता हूँ। आपकी यादों का बैंक पहले से जमा किए हुए विचारों के संग्रह में से आपको आपकी मनचाही जानकारी देता है। आपकी यादों ही मूलभूत सप्लायर हैं जो आपको नए विचार के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। आपकी यादों के बैंक का टेलर बहुत ही भरोसेमंद है। वह आपको कभी धोखा नहीं देता। जब आप उसके पास जाकर कहते हैं, मिस्टर टेलर, मुझे कुछ विचार निकाल कर दीजिए जिनसे यह सिद्ध हो सके कि मैं बाकी लोगों में जितना योग्य नहीं हूँ, वह कहता है, बिल्कुल सर। याद कीजिए, आपने पहले भी 2 बार इस काम को करने की कोशिश की थी और आप असफल हुए थे। याद कीजिए, आपकी 6ठी कक्षा की टीचर ने कहा था कि कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। याद कीजिए, आपने अपने साथी कर्मचारियों को अपने बारे में यह कहते सुना था। याद कीजिए। और मिस्टर टेलर एक के बाद एक विचार निकालकर आपको देते हैं, जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि आप अयोग्य हैं, असमर्थ हैं। परंतु अगर आप अपने यादों के टेलर से यह कहें, मिस्टर टेलर, मुझे एक महत्वपूर्ण फैसला करना है, क्या आप मुझे ऐसे विचार प्रदान करेंगे जिसमें मुझे हौसला मिले? और इसके जवाब में मिस्टर टेलर कहते हैं, बिल्कुल सर। परंतु इस बार वह आपको पहले से जमा किए हुए ऐसे विचार देते हैं जिनसे यह साबित होता है कि आप सफल हो सकते हैं। याद कीजिए, आपने पहले भी ऐसी परिस्थिति में वह शानदार काम किया था। याद कीजिए, मिस्टर स्मिथ को आप पर कितना भरोसा था। याद कीजिए, आपके अच्छे दोस्त आपके बारे में यह कहा करते थे। याद कीजिए। मिस्टर टेलर पूरी तरह सहयोग करेंगे और आपको उसी तरह के विचार निकाल कर देंगे जिस तरह के विचार आप निकालने चाहते हैं। आखिर यह आपका बैंक है। यहाँ पर 2 उपाय दिए जा रहे हैं। इनके प्रयोग से आप अपनी यादों के बैंक का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास जगा सकते हैं। पहला,
अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करें। इस बात को अच्छी तरह समझ लें, हर आदमी के जीवन में अप्रिय, मुश्किल, हतोत्साहित करने वाली घटनाएं होती हैं, परंतु इन घटनाओं के प्रति असफल और सफल लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। असफल लोग बुरी घटनाओं को दिल से लगा कर रखते हैं। वे अप्रिय स्थितियों को बार बार याद करते हैं ताकि वे उनकी यादों में अच्छी तरह से जम जाएं। वे अपने दिमाग से उन्हें नहीं निकाल पाते। रात को भी ये जिस घटना के बारे में सोचते हुए सोते हैं, वह दिन में हुई कोई अप्रिय घटना ही होती है। दूसरी तरफ आत्मविश्वास से पूर्ण सफल लोग इस तरह की घटनाओं को भूल जाते हैं। सफल लोग अपने यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही रखते हैं। आपकी कार किस तरह चलेगी अगर हर सुबह काम पर जाने से पहले आप 2 मुट्ठी धूल अपने ब्रेक केस में डाल दें? क्या आपका शानदार इंजन बैठ नहीं जाएगा और आप इससे जो कराना चाहती हैं वह करने से इनकार नहीं कर देगा? आपके दिमाग में जमा नकारात्मक अप्रिय विचार भी आपके दिमाग को इसी तरह से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचार आपकी मानसिक मोटर को इसी तरह की अनावश्यक टूट-फूट का शिकार बनाते हैं। इनसे चिंता, कुंठा और हीनता की भावनाएं पैदा होती हैं। नकारात्मक विचार आपको सड़क के किनारे खड़ा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी गाड़ियों पर फर्राटे से आगे बढ़ रहे होती हैं। ऐसा करें उन क्षणों में जब आप अपने विचारों के साथ अकेले हों, जब आप अपनी कार चला रही हों या अकेले खाना खा रही हों। सुखद सकारात्मक घटना याद करें। अपने यादों के बैंक में अच्छे विचार डालें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। इसमें आप में मैं सचमुच अच्छा हूँ की भावना जागती है। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसका एक बढ़िया तरीका यह है, सोने जाने से पहले अपने यादों के बैंक में अच्छे विचारों को डाल दें। अपने जीवन की अच्छी बातों को याद करें। यह सोचें कि आपको कितनी सारी चीज़ों के लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपकी पत्नी या आपका पति, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपका स्वास्थ्य, इन अच्छी चीज़ों को याद कीजिए जो आपने अपने लोगों को आज करते देखा है। अपनी छोटी छोटी सफलताओं और उपलब्धियों को याद कीजिए। उन कारणों को दोहराइए कि आपको आज जीवित होने के लिए खुश क्यों होना चाहिए। दूसरा, अपने यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालिए। कई वर्ष पहले मैं शिकागो में मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की एक फर्म के साथ करीबी रूप से जुड़ा हुआ था। वे कई तरह के मामले सुलझाते थे, परंतु उनमें से ज़्यादातर मामले वह संबंधी समस्याओं और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों से संबंधित होते थे। एक दिन मैं फर्म के मुखिया से उसके प्रमोशन और उसकी तकनीकों के बारे में बात कर रहा था। मैं यह जानना चाहता था कि वह किस तरह असंतुलित व्यक्ति की मदद करता है। उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि लोग अगर केवल एक चीज़ कर लें तो उन्हें मेरी सेवाओं की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। सिर्फ यही कि आप अपने नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दें, इससे पहले कि वे विचार राक्षस बन जाएं और आपको नष्ट कर दें। मैं जिन लोगों की मदद करता हूं, उनमें से ज़्यादातर लोग, उसने कहा, मानसिक आतंक की दुनिया में रहती हैं। शादी की बहुत सारी कठिनाइयाँ हनीमून राक्षस की वजह से होती हैं। हनीमून उतना संतोषजनक नहीं रहा होगा जितना एक या दोनों जीवन साथी चाहती हों, परंतु उस याद को दफना देने के बजाय वे लोग सैकड़ों बार उस पर विचार करते हैं, जब तक कि यह उनके वैवाहिक जीवन की एक बहुत बड़ी बाधा नहीं बन जाती। वे मेरे पास 5 या 10 साल बाद आते हैं। आमतौर पर मेरे ग्राहक यह नहीं जान पाते कि समस्या की जड़ कहाँ है। यह मेरा काम है कि मैं उनकी कठिनाइयों का विश्लेषण करूं और उन्हें यह बताऊं कि उन्होंने राई का पहाड़ बना लिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अपनी घटना को मानसिक राक्षस बना सकता है। मेरी मनोवैज्ञानिक दोस्त ने आगे कहा, नौकरी की असफलता, असफल रोमांस, बुरा निवेश, टीन एज बच्चे के व्यवहार से निराशा ऐसे आम राक्षस हैं
जिनकी वजह से मैंने लोगों को परेशान देखा है और मैं इन राक्षसों को मारने में इन लोगों की मदद करता हूँ। यह स्पष्ट है कि अगर हम किसी भी नकारात्मक विचार को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब है कि हम इसे खाद पानी दे रहे हैं, और अगर हम इसे खाद पानी देंगे तो यह धीरे धीरे बड़ा राक्षस बनकर हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देगा और हमारी सफलता की राह में गंभीर मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां खड़ी कर देगा। कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन में हाल ही में छपे एक लेख द ड्राइव टुवर्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन में एलिस मल्काही ने इस तरफ इशारा किया कि हर साल 30,000 अमेरिकी आत्महत्या कर लेते हैं और 1 लाख लोग आत्महत्या का असफल प्रयास करते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस बात के आश्चर्यजनक प्रमाण मिले हैं कि लाखों करोड़ों दूसरे लोग धीमे धीमे कम स्पष्ट तरीकों से खुद को मार रहे हैं। बाकी के लोग शारीरिक आत्महत्या करने के बजाय आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद को कई तरह से अपमानित दंडित कर रहे हैं और कुल मिलाकर अपने आप को छोटा बना रहे हैं। जिस मनोवैज्ञानिक मित्र का मैंने जिक्र किया था, उसने मुझे बताया कि किस तरह अब उसने अपनी एक ऐसी मरीज को रोका जो मानसिक और आध्यात्मिक आत्महत्या करने पर तुली हुई थी। मरीज, उसने कहा, कि उम्र 35 से ऊपर होगी। उसके 2 बच्चे थे। सामान्य भाषा में कहा जाए तो उसे गंभीर डिप्रेशन था। अपनी ज़िंदगी का हर अनुभव उसे दुखद अनुभव ही लगता था। उसका स्कूली जीवन, उसकी शादी, बच्चों का लालन पालन, जिन जगहों पर वह रहती थी, सभी के बारे में उसका सोच नकारात्मक था। उसने बताया कि उसे याद नहीं है कि वह कभी सुखी भी रही थी, और चूँकि व्यक्ति अपने अतीत की कोची से ही अपने वर्तमान में रंग भरता है, इसलिए उसे वर्तमान जीवन में भी सिर्फ निराशा और अंधेरा ही नजर आ रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि सामने वाली तस्वीर में उसे क्या दिख रहा था, तो उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे यहाँ आज रात तूफान आने वाला है। यह उस तस्वीर का सबसे निराशाजनक विश्लेषण था। यह तस्वीर एक बड़ी ऑयल पेंटिंग है जिसमें सूर्य आसमान में नीचे की तरफ है। चित्र बहुत चतुराई से बनाया गया है और इसे सूर्योदय का दृश्य भी समझा जा सकता है और सूर्यास्त का भी। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि लोग तस्वीर में जो देखते हैं उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में संकेत मिल जाता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यह सूर्योदय का दृश्य है, जबकि मानसिक रूप से असंतुलित डिप्रेस्ड व्यक्ति हमेशा इसे सूर्यास्त का दृश्य बताते हैं। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मैं किसी आदमी की याददाश्त तो नहीं बदल सकता, परंतु अगर मरीज सहयोग दें तो मैं उसे अपने अतीत को अलग तरीके से देखने का नज़रिया दिखा सकता हूँ। मैंने इस महिला को भी ऐसा ही करना सिखाया। मैंने उसे बताया कि वह अपने अतीत को पूरी तरह निराशावादी रवैये से ना देखे और उसमें से खुशी और आनंद के पलों को याद करने की कोशिश करे। 6 महीनों के बाद उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ। उस वक्त मैंने उसे एक खास काम सौंपा। मैंने उससे कहा कि वह हर दिन 3 कारण लिखे जिनके कारण उसे खुश होना चाहिए। हर सप्ताह गुरुवार को मैं उसके लिखे कारणों को देख लेता था। यह सिलसिला 3 माह तक चलता रहा। उसमें काफ़ी सुधार हो रहा था। आज वह महिला एक सामान्य जीवन जी रही थी। वह सकारात्मक है और वह ज़्यादातर लोगों जितनी ही सुखी है। जब इस महिला ने अपनी यादों के बैंक से नकारात्मक विचार निकालना बंद कर दिया तो उसकी हालत में सुधार होना शुरू हो गया। चाहे मनोवैज्ञानिक समस्या बड़ी हो या छोटी, इलाज हमेशा तभी शुरू होता है जब आदमी अपनी यादों के बैंक से नकारात्मक विचारों को निकालना बंद कर देता है और उसके बजाय सकारात्मक विचार निकालना शुरू कर देता है। मानसिक राक्षस मत बनाइए। अपनी यादों के बैंक से अप्रिय विचार निकालना बंद कर दें। जब भी आपको किसी तरह की कोई परिस्थिति याद आए तो उसके अच्छे हिस्से के बारे में सोचें, बुरे हिस्से को भूल जाएं, उसे दफना दें। अगर आप यह पाएं कि आप नकारात्मक पहलू पर ही विचार कर रहे हैं तो उस घटना से अपने दिमाग को पूरी तरह हटा दें। और यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक बात बताना चाहते हैं। आपका मस्तिष्क की घटनाओं को भुलाना चाहता है,
अगर आप सहयोग करें तो अप्रिय यादें धीरे धीरे सिकुड़ती जाती हैं और आपको यादों के बैंक का टेलर उन्हें बाहर निकालना चाहता है। डॉक्टर मेलविन एस हेडविग एक प्रसिद्ध एडवर्टाइजमेंट मनोवैज्ञानिक हैं। तो याद रखने की बीमारी हमारी योग्यता के बारे में भी कहती हैं। जब जागने वाली भावना सुखद होती है तो विज्ञापन को याद रखना आसान होता है। जब जागने वाली भावना सुखद नहीं होती तो पाठक या श्रोता उस विज्ञापन के संदेश को जल्दी ही भूल जाते हैं। अप्रिय घटनाएं हमारी चाही गई चीज़ों के खिलाफ होती हैं, इसलिए हम उन्हें याद नहीं रख पाती। संक्षेप में, अगर हम उन्हें बार बार याद ना करें तो अप्रिय घटनाओं को भूलना आसान है। अपने यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालें, बाकी को यूं ही बेकार पड़ा रहने दें और आपका आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किला फतह कर सकते हैं। आपको लगेगा आप दुनिया की चोटी पर पहुंच सकते हैं। आप जब भी अपने नकारात्मक, खुद को छोटा करने वाले विचारों को याद करने से इनकार करते हैं तो आप अपने डर को जीतने की तरफ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हैं। लोग दूसरे लोगों से क्यों डरते हैं? जब दूसरे लोग हमारे आसपास होते हैं हम इतना आत्मचेतन क्यों हो जाते हैं? हमारे संकोच की क्या वजह होती है? हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? दूसरे लोगों का डर एक बड़ा डर होता है, परंतु इसे जीतने का भी एक तरीका है। अगर आप उसे सही पहलू से देखने की आदत डाल लें तो आप लोगों के डर को जीत सकते हैं। मेरे एक सफल बिजनेसमैन मित्र ने मुझे बताया कि किस तरह उसने लोगों के बारे में सही नज़रिया सीखा। उसका उदाहरण सचमुच दिलचस्प है। द्वितीय विश्व युद्ध में सेना में जाने से पहले मैं हर एक के सामने झिझकता था, हर एक से डरता था। आप सोच भी नहीं सकते मैं उस समय कितना शर्मीला और संकोची हुआ करता था। मुझे लगता था बाकी लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। मैं अपनी शारीरिक और मानसिक कमियों को लेकर चिंता किया करता था। मैं सोचा करता था कि मेरा जन्म ही असफल होने के लिए हुआ है। फिर किस्मत से मैं सेना में चला गया और वहां जाने के बाद मेरे दिल से लोगों का डर निकल गया। 1942 और 1943 के दौरान जब सेना में लोगों को भर्ती किया जा रहा था तो मुझे भर्ती केंद्रों पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया। मैंने इन लोगों के परीक्षण में सहयोग किया। मैं इन रंग रूटों को जितना देखता था मेरे मन से लोगों का डर उतना ही कम होता जाता था। सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हुए थे, सभी पूरे कपड़े उतारे हुए थे और सभी लगभग एक से दिख रहे थे। हाँ, इनमें से कुछ मोटे थे और कुछ दुबले, कुछ लंबे थे और कुछ नाटे, परंतु वे सभी परेशान थे। सभी अकेलापन अनुभव कर रहे थे। कुछ समय पहले यही लोग युवा एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। कुछ समय पहले इनमें से कुछ किसान थे, कुछ सेल्समैन थे, कुछ ब्लू कॉलर कर्मचारी थे और कुछ यूं ही सड़कों पर खाक छाना करते थे। कुछ दिन पहले ये लोग अलग अलग काम किया करते थे, परंतु भर्ती केंद्र पर वे सारे लोग एक से दिख रहे थे। तब मैंने एक महत्वपूर्ण बात सोची। मैंने पाया कि लोग ज़्यादातर मामलों में एक से होते हैं। लोगों में समानताएं ज़्यादा होती हैं और असमानताएं कम होती हैं। मैंने पाया कि सामने वाला आदमी भी मेरे जैसा ही है। उसे भी अच्छा खाना पसंद है, उसे भी अपने परिवार और दोस्तों की याद आती है, वह भी तरक्की करना चाहता है, उसके पास भी समस्याएं हैं और वह भी आराम करना चाहता है। इसलिए अगर सामने वाला मेरे जैसा ही है तो उससे डरने की कोई वजह ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यह बात काम की नहीं है? अगर सामने वाला मेरे जैसा ही है तो उससे डरने की कोई वजह ही नहीं है। लोगों को सही नज़रिए से देखने के दो तरीके हैं। पहला, सामने वाले आदमी को असंतुलित दृष्टि से देखें। लोगों के साथ व्यवहार करते समय इन दो बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो यह है कि सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से वह महत्वपूर्ण है। हर आदमी महत्वपूर्ण होता है, परंतु यह भी याद रखें कि आप भी महत्वपूर्ण हैं। तो जब आप किसी आदमी से मिलें तो ऐसा सोचें, हम दो महत्वपूर्ण लोग मिलकर किसी आपसी लाभ या रुचि के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ महीने पहले एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने फ़ोन पर मुझे बताया कि उसने मेरे सुझाव एक युवक को नौकरी पर रख लिया है। आपको पता है मुझे उसकी किस बात ने प्रभावित किया? मेरे दोस्त ने कहा, कौन सी बात ने? मैंने पूछा। मुझे उसका आत्मविश्वास बेहद पसंद आया।
ज़्यादातर उम्मीदवार तो कमरे में घुसते समय डरे और सहमे हुए थे। उन्होंने मुझे उस तरह के जवाब दिए जो उनकी राय में मैं सुनना चाहता था। एक तरीके से ज़्यादातर उम्मीदवार भिखारियों की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्हें आप कुछ भी दे सकते थे और उन्हें आपसे किसी खास चीज़ की उम्मीद नहीं थी। परंतु जी का व्यवहार इन सबसे अलग था। उसने मेरे प्रति सम्मान दिखाया, परंतु इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने प्रति भी सम्मान दिखाया। मैंने उससे जितने सवाल पूछे, उसने भी मुझसे तकरीबन उतने ही सवाल पूछे। वह कोई चूहा नहीं है, वह असली मर्द है और मैं उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। आपसी महत्व का रवैया आपको परिस्थिति को देखने का संतुलित रवैया देता है। सामने वाला आदमी आपकी नज़र में आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बन पाता। हो सकता है सामने वाला आदमी बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है, परंतु याद रखें, है तो वह भी एक इंसान ही। उसके पास भी तो वही रुचियाँ, इच्छाएं और समस्याएं होंगी जो आपके पास हैं। दूसरा, समझने का रवैया विकसित करें। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके पर कतरना चाहते हैं, आपके पैर खींचना चाहते हैं, आपकी बुराई करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। अगर आप इनका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह लोग आपके आत्मविश्वास में बड़े बड़े छेद कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी तरह हार चुके हैं। आपको ऐसे वयस्क हमलावर के विरुद्ध ढाल चाहिए, उस हमलावर के लिए जो अपनी पूरी ताकत से आप पर चढ़ाई करने के लिए कमर कसे बैठा है। कुछ महीने पहले मैक्सिस होटल की रिजर्वेशन डेस्क पर मैंने सीखा कि इस तरह के लोगों का सामना किस तरह से किया जा सकता है। शाम के 5 बजे थे और होटल में नए अतिथियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। मेरे सामने वाले आदमी ने क्लर्क को अपना नाम बताया। क्लर्क ने कहा, यस सर, आपके लिए एक बढ़िया सिंगल रूम बुक किया हुआ है। सिंगल? वह आदमी गुस्से से चिल्लाया। मैंने तो डबल बेडरूम का ऑर्डर दिया था। क्लर्क ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं देख लेता हूँ सर। उसने अपनी फाइल निकाली और उसमें देखकर कहा, माफ़ कीजिए सर, आपके टेलीग्राम में साफ लिखा हुआ था कि सिंगल रूम चाहिए। अगर खाली होता तो मैं आपको खुशी खुशी डबल बेडरूम दे देता, परंतु हमारे पास अभी कोई डबल बेडरूम खाली नहीं है। रोज ग्राहक चिल्लाया, भाड़ में जाए कि टेलीग्राम में क्या लिखा है, मुझे तो डबल बेडरूम ही चाहिए। फिर उसने इस लहजे में बात करना चालू किया, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। उसके बाद वह यहाँ तक आ गया, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूँगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगा। शाब्दिक आक्रमण की इस बौछार को विनम्रता से सहन करते हुए क्लर्क ने कहा, सर माफ़ कीजिए, हमने आपके निर्देशों का पालन किया है। आखिरकार ग्राहक, जो अब आग बबूला हो चुका था, बोला, चाहे मुझे सबसे बढ़िया कमरा भी मिल जाए तो भी अब मैं इस होटल में कभी नहीं ठहरूंगा। और यह कहकर वह होटल से बाहर निकल गया। मैं डेस्क पर पहुंचा और मैं सोच रहा था कि क्लर्क इस बदतमीजी भरे व्यवहार के कारण विचलित होगा, परंतु मुझे हैरत हुई जब उसने मेरा स्वागत मधुर आवाज़ में गुड इवनिंग सर कहकर किया। जब वह मेरे रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूरी कर रहा था तो मैंने उससे कहा, मुझे आपका तरीका पसंद आया, आपका अपनी भावनाओं का जबरदस्त नियंत्रण है। सर, क्लर्क ने कहा, मैं इस तरह के आदमी पर गुस्सा नहीं हो सकता। वह वास्तव में मुझ पर गुस्सा नहीं हो रहा था, मैं तो सिर्फ एक बलि का बकरा था। शायद उस बेचारे को अपनी पत्नी से कोई समस्या होगी या उसका बिजनेस चौपट हो रहा होगा, या हो सकता है वह हीन भावना से ग्रस्त हो और यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था जब वह अपनी शक्ति सिद्ध कर सकती। मैं वह आदमी था जिस पर वह अपने दिल की भड़ास निकाल सकता था। क्लर्क ने बाद में यह जोड़ दिया, अंदर से शायद वह बहुत भला आदमी होगा, ज़्यादातर लोग होते हैं। लिफ्ट की तरफ बढ़ते समय मैं उसके शब्दों को दोहरा रहा था, अंदर से शायद वह बहुत भला आदमी होगा, ज़्यादातर लोग होते हैं। जब भी कोई आप पर आक्रमण करे तो आप इन शब्दों
के वाक्यों को याद कर लें, अपने गुस्से पर काबू रखें। इस तरह की स्थितियों में जीतने का सही तरीका होता है कि सामने वालों को अपने दिल की भड़ास निकाल लेने दें और फिर इस घटना को भूल जाएं। कई साल पहले विद्यार्थियों की परीक्षा में कापी जांचते समय एक कापी को देखकर मुझे हैरत हुई। इस विद्यार्थी ने पूरे साल समूह चर्चाओं पर और पिछले टेस्ट में यह साबित किया था उसमें प्रतिभा थी, जबकि उसकी परीक्षा की कॉपी कुछ और ही कह रही थी। मुझे ऐसा अनुमान था कि वह कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा, इसके बजाय उसके नंबर परीक्षा में सबसे कम आ रहे थे। जैसा मैं इस तरह के मामले में किया करता था, मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि वह उस विद्यार्थी को मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए बुलाए। जल्दी ही ऑल डब्ल्यू यहाँ आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बुरे दौर से गुजर रहा था। उसके बैठने के बाद मैंने उससे कहा, क्या हुआ पॉल? तुमने परीक्षा में जिस तरह लिखा है उस तरह की मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। पॉल पशोपेश में था। उसने मेरे पैरों की तरफ देखते हुए जवाब दिया, सर, जब मैंने देखा कि आपने मुझे नकल करते हुए देख लिया है तो इसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं कोई सवाल ठीक से नहीं कर पाया। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार नकल की थी। मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बेईमानी का सहारा ले लूँ। वह बुरी तरह परेशान दिख रहा था, परंतु एक बार जब उसने बोलना शुरू कर दिया तो फिर वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लगता है अब आप मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। यूनिवर्सिटी का नियम तो यही है कि अगर कोई विद्यार्थी किसी भी तरह की चीटिंग करेगा तो उसे हमेशा के लिए कॉलेज से निष्कासित किया जा सकता है। यहाँ पर पॉल ने यह बताना चालू कर दिया कि कॉलेज से निकालने जाने के बाद उसके परिवार की इज्जत खाक में मिल जाएगी, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे बुरे परिणाम होंगे। आखिरकार मैंने उससे कहा, अब वह बस भी करो, शांत बैठ जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता दूंगा। मैंने तुम्हें नकल करते हुए नहीं देखा। जब तक तुमने अपने मुझे इसके बारे में नहीं बताया तब तक मुझे यह अंदाज़ा ही नहीं था कि समस्या यह थी। मुझे दुख है पॉल कि तुमने नकल की। फिर मैंने आगे बोला, पॉल, मुझे यह बताओ कि तुमने यूनिवर्सिटी के अनुभव से क्या सीखना चाहते हो। अब वह थोड़ा शांत हो चुका था और एक पल रुकने के बाद उसने जवाब दिया, डॉक्टर, मुझे लगता है कि मेरा असली लक्ष्य तो जीतने का तरीका सीखना है, परंतु मुझे लगता है कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में बुरी तरह असफल हो चुका हूँ। हम कई तरीकों से सीखते हैं, मैंने कहा। मुझे लगता है तुम इस अनुभव से सफलता का असली सबक सीख सकते हो। जब तुमने अपनी पर्ची से नकल की तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कचोटने लगी। इससे तुम में अपराध बोध की भावना जाग गई और तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो गया। जैसा तुमने कहा, इसके बाद तुम्हारी हालत खराब हो गई। ज़्यादातर बार होता यह है पॉल कि सही और गलत का मसला हम नैतिक या धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। इस बात को समझ लो, मैं यहाँ तुम्हें भाषण नहीं दे रहा हूँ, ना ही तुम्हें सही और गलत काम के बारे में कोई प्रवचन देने के मूड में हूँ, परंतु यह ज़रूरी है कि हम इसके व्यवहारिक पहलू पर नज़र डालें। जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जो तुम्हारी अंतरात्मा के खिलाफ होता है तो तुम्हें अपराध बोध का आ जाता है और इस अपराध बोध के कारण तुम्हारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप ठीक तरह से नहीं सोच सकते क्योंकि आपका दिमाग लगातार यही सवाल पूछता रहता है, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा। पॉल, मैंने आगे कहा, तुम्हें परीक्षा में अच्छे नंबर की इतनी ज़्यादा चाह थी कि तुमने वह किया जो तुम्हारी नज़रों में गलत था। जीवन में बहुत सारे मौके आएंगे जब सफलता हासिल करने के लिए तुम्हारे सामने गलत काम करने का प्रलोभन मौजूद होगा। उदाहरण के तौर पर किसी दिन आप इतनी बुरी तरह कोई सामान बेचना चाहेंगे कि आप अपने ग्राहक को जानबूझकर गलत जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए मजबूर कर देंगे और ऐसा करने से आपको सफलता मिल सकती है, परंतु इससे होता यह है आपका अपराध बोध आप पर हावी हो जाएगा और अगली बार जब आप अपने ग्राहक को देखेंगे
तो आप परेशान हो जाएंगी, तनाव में आ जाएंगी। आप सोचने लगेंगे, क्या उसे पता चल गया है कि मैंने उसे धोखा दिया था? आपकी प्रस्तुति इसलिए प्रभावी नहीं होगी क्योंकि आप पूरे मन से प्रस्तुति नहीं दे पाएंगे। इस बात की संभावना है कि आप इसके बाद उसी ग्राहक को दूसरी, तीसरी, चौथी और वो कई बार सामान बेचने का अवसर गंवा दें। लंबे समय में इस तरह की गलत सेल्स तकनीकों आपकी अंतरात्मा को तो चोट पहुंचाएंगी ही, आपकी आमदनी को भी कम कर देंगी। इसके बाद मैंने पॉल को बताया कि जब किसी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल आदमी को यह डर सताता है कि उसकी पत्नी को उसके विवाहेतर प्रेम संबंध का पता चल जाएगा तो वह असफल होने लगता है। वह दिन रात यही सोचता रहता है, क्या उसे पता चल जाएगा, क्या उसे पता चल जाएगा। और इसी कारण उसका आत्मविश्वास कमज़ोर होता जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि वह नौकरी में या घर में कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाता। मैंने पॉल को याद दिलाया कि कई अपराधी कोई स्कूल, सबूत या संकेत नहीं छोड़ते, फिर भी वे सिर्फ इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि वे अपराधियों की तरह व्यवहार करते हैं और उन्हें देखकर यह समझ में आ जाता है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। उनकी अपराध बोध की भावनाएं उन्हें संदिग्ध आदमियों की सूची में शामिल कर देती हैं। हम में से हर एक में सही होने, सही सोचने और सही काम करने की इच्छा होती है। जब हम इस इच्छा के विपरीत व्यवहार करते हैं, हम अपनी अंतरात्मा में कैंसर की बीमारी आमंत्रित कर लेते हैं। यह कैंसर बढ़ता है और हमारे आत्मविश्वास को कम करता जाता है। इसलिए इस तरह का कोई काम ना करें जिसे करने के बाद आपको यह डर सताने लगे, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? क्या लोगों को इस बात का पता चल जाएगा? क्या मैं इस बचने में सफल हो पाऊंगा? धोखा देकर और अपना आत्मविश्वास कम करके अच्छे नंबर लाने की, यानी कि सफल होने की कोशिश कभी ना करें। मुझे यह बताते खुशी हो रही है कि पॉल को सीख मिल गई। उसने सही काम करने का व्यवहारिक मूल्य समझ लिया। मैंने सुझाव दिया कि वह बैठ जाए और एक बार फिर से परीक्षा दे। उसने मुझसे सवाल किया, परंतु क्या आप मुझे कॉलेज से नहीं निकालेंगी? मेरा जवाब था, मैं निष्कासन के नियम जानता हूँ, परंतु अगर हम धोखा देने वाले सारे विद्यार्थियों को कॉलेज से निकाल देंगे, हमारे आगे आधे प्रोफेसरों की छुट्टी हो जाएगी। और अगर हम धोखा देने का विचार करने वाले सभी विद्यार्थियों को निकाल देंगे तो हमें कॉलेज में ताले लगाने पड़ेंगे। इसलिए मैं इस घटना को भूलने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम एक काम करो। बिल्कुल, उसने कहा। मैंने उसे एक पुस्तक दी। पुस्तक का नाम था 50 Years with the Golden Rule। इसे देते हुए मैंने उससे कहा, और इस किताब को पढ़ो और पढ़ने के बाद इसे वापस कर देना। J.C. पेनी के खुद के शब्दों में यह जानो कि किस तरह सही काम करने की वजह से वे अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों के समूह में शामिल हो गए। सही काम करने से आपकी अंतरात्मा संतुष्ट रहती है और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो दो नकारात्मक बातें होती हैं। पहली बात तो यह कि हमें अपराध बोध आ जाता है और इस अपराध बोध से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। दूसरी बात यह कि देर सबेर दूसरे लोगों को हमारे गलत काम की जानकारी मिल जाती है और उनका हम पर से विश्वास उठ जाता है। सही काम करें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। सफल चिंतन का यही कारगर तरीका है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया जा रहा है जो 25 बार पढ़ने लायक है। इसे तब तक पढ़ते रहें जब तक कि यह आपके दिमाग में पूरी तरह से ना घुस जाए। विश्वासपूर्ण चिंतन के लिए विश्वासपूर्ण काम कीजिए। महान मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू क्रेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अप्लाइड साइकोलॉजी में लिखा है, याद रखिए, काम ही भावनाओं के अग्रज होते हैं। हम अपनी भावनाओं को तो सीधे नियंत्रण नहीं कर सकते, परंतु हम अपने कामों को नियंत्रण करके अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। व्यवहारिक समस्याओं और गलतफहमियों को दूर करने के लिए सच्चे मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जानिए। हर दिन सही काम करिए और जल्दी ही आप में सही भावनाएं जाग जाएंगी। यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपने जीवन साथी के साथ डेटिंग करें, उसका चुंबन लें,
हर दिन उसकी सच्ची तारीफ करें और भी ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें करें और आपको प्यार कम होने की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। आप प्रेम के काम करते रहेंगे, जल्दी ही आप में प्रेम की भावना भी उत्पन्न हो जाएगी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक गतिविधियों में बदलाव करके हम अपने रवैये को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप मुस्कुराने की क्रिया करते हैं तो आप सचमुच मुस्कुराने के मूड में आ जाएंगे। जब आप अपने शरीर को झुकाने के बजाय तान लेते हैं तो आप ज़्यादा सुपीरियर महसूस करने लगते हैं। इसके उलट अगर त्योरियां चढ़ाकर देखें तो पाएंगे कि आप त्योरियां चढ़ाने के मूड में आ गए हैं। यह सिद्ध करना तो आसान है कि अपनी क्रियाओं पर काबू करके अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। जो लोग अपना परिचय देने में संकोच करते हैं वे अपने संकोच को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं अगर वे सिर्फ कुछ सामान्य क्रियाएं करें। पहली बात तो यह है कि सामने वाले में से गर्मजोरी से हाथ मिलाएं। इसके बाद सामने वाले व्यक्ति की तरफ एकल सीधे रखें और तीसरी बात सामने वाले से कहें, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। इन 3 साधारण क्रियाओं से आपका संकोच अपने आप और तत्काल दूर हो जाएगा। आत्मविश्वास से भरी क्रिया की वजह से आप में अपने आप आत्मविश्वास आ जाएगा। आत्मविश्वास पूर्ण चिंतन करने के लिए आत्मविश्वास की क्रियाएं कीजिए। जिस तरह की भावनाएं आप अपने में जगाना चाहते हैं उस तरह के काम कीजिए। नीचे आत्मविश्वास बढ़ाने वाले 5 अभ्यास दिए जा रहे हैं। इन्हें सावधानी से सुनें, फिर इनका अभ्यास करने की पूरी कोशिश करें और आप अपना आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा पाएंगे। पहला, आगे की बेंच पर बैठिए। कभी आपने मीटिंग या चर्च या क्लासरूम या किसी और तरह की सभा में इस बात पर गौर किया होगा कि पीछे की सीटें सबसे पहले भर जाती हैं। ज़्यादातर लोग पीछे की लाइन में इसलिए बैठते हैं ताकि वे लोगों की नज़रों में ना आएं और वे लोगों की नज़रों में आने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। आगे बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका अभ्यास कीजिए। आगे से यह नियम बना लें कि आप जितनी आगे बैठ सकते हो बैठें। यह बात तो पक्की है कि आगे बैठने से आप थोड़े ज़्यादा नज़रों में रहते हैं, परंतु याद रखें सफलता के लिए लोगों की नज़रों में रहना ज़रूरी होता है। दूसरा, नज़रें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। आदमी किस तरह अपनी आँखों का प्रयोग करता है इससे भी हमें इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल सकती है। अगर कोई आपकी आंखों में सीधे नहीं देखता तो आपके मन में यह सवाल तत्काल आ जाता है, यह आदमी क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? यह आदमी किस बात से डरा हुआ है? क्या यह मुझे धोखा देना चाहता है? इस आदमी के इरादे क्या हैं? आमतौर पर आंखों के संपर्क में असफलता से 2 बातें पता चलती हैं। पहली यह, मैं आपके सामने आने पर असहज अनुभव करता हूँ, मैं आपसे हीन अनुभव करता हूँ, मैं आपसे डरा हुआ अनुभव करता हूँ। यह सामने वाले से आंखें न मिलाने से यह बात पता चलती है, मैं अपराध बोध से ग्रस्त हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया है या सोचा है जो मैं नहीं चाहता कि आपको पता चल जाए। मुझे डर है कि अगर मैं आपसे नज़रें मिलाऊंगा तो आप मेरे दिल की बात समझ पाएंगे। जब आप नज़र मिलाने से बचते हैं तो आप सामने वाले पर अच्छी छाप नहीं छोड़ पाती। आप कहते हैं, मैं डरा हुआ हूँ, मुझमें आत्मविश्वास की कमी है। इस डर को जीतने का यही तरीका है कि आप सामने वालों से नज़रें मिलाकर बात करें। नज़रें मिलाकर बात करने से सामने वाले को यह संदेश जाता है, मैं ईमानदार और सच्चा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ मैं उसमें पूरी तरह यकीन करता हूँ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। अपनी आँखों से काम लीजिए। दूसरे आदमी की आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। इससे न सिर्फ आप में आत्मविश्वास आ जाएगा बल्कि इससे सामने वाला भी आप पर विश्वास करने लगेगा। तीसरा, 25% तेज चलिए। जब मैं छोटा था तो काउंटी सीट पर जाना ही अपने आप में एक रोचक अनुभव होता था। जब सारे काम हो चुके होते और हम कार में लौटे आती तो मेरी माँ अक्सर कहा करती थी, डेवी यहाँ थोड़ी देर चुपचाप बैठो और देखो कि लोग किस तरह चल रहे हैं। माँ इस खेल को बहुत अच्छी तरह से खेलती थी। वे कहा करती थी, उस आदमी को देखो
वह परेशान सा दिख रहा है। या तुम्हें क्या लगता है वह महिला क्या करने चाह रही है? या उस आदमी की तरफ देखो, वह कोहरे में लिपटा हुआ लगता है। लोगों को चलते हुए देखना सचमुच मजेदार था। मनोरंजन का यह तरीका फिल्म देखने से सस्ता पड़ता था। मुझे बाद में पता चला कि इस खेल को खेलने के पीछे माँ का एक कारण यह भी था और इससे ज़्यादा शिक्षा भी मिलती थी। मैं अब भी लोगों को चलते हुए देखता हूँ। कॉरिडोर में, लॉबी में, फुटपाथ पर लोगों को चलते हुए देखकर मैं समझ लेता हूँ कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। मनोवैज्ञानिक झुकी हुई मुद्राओं और सुस्त चाल का संबंध खुद के बारे में, नौकरी के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में अप्रिय रवैये से जोड़ते हैं। परंतु मनोवैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि आप अपनी मुद्रा को बदलकर और अपने चलने की गति को बदलकर अपने रवैये को सचमुच बदल सकते हैं। आप भी देखिए, अगर देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि शरीर की क्रिया मानसिक क्रिया का परिणाम है। जो आदमी हारा हुआ है, जो आदमी चोट खाया हुआ है, वह मरा मरा चलता है, सुस्त चलता है, उसमें आत्मविश्वास 0 होता है। औसत लोग औसत काल चलते हैं, उनकी गति औसत होती है, उनके चेहरे पर लिखा होता है, मुझे अपने आप पर नाज नहीं है। एक तीसरा समूह भी होता है। इस समूह के लोगों में प्रबल आत्मविश्वास होता है। वे आम आदमियों से तेज चलते हैं, उनकी चाल में फुर्ती होती है, उनकी चाल दुनिया को बताती है मैं किसी महत्वपूर्ण काम से किसी महत्वपूर्ण जगह जा रहा हूँ। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो काम मैं 15 मिनट बात करने जा रहा हूँ, मुझे उसमें सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 25% के चलने की तकनीक का प्रयोग करके देखें। अपने कंधों को सीधा कर लें, अपने सिर को ऊपर उठा लें और थोड़ा तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़ते चलें। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका है। कोशिश करें और परिणाम खुद देखें। चौथा, बोलने की आदत डालें। कई तरह के समूहों के साथ काम करते हुए मैंने यह पाया कि बहुत सारे समझदार और योग्य लोग चर्चाओं में भाग नहीं लेती। चर्चा के दौरान उनका मुंह ही नहीं खुल पाता। ऐसा नहीं है कि उनके पास बाकी लोगों जितने अच्छे विचार नहीं होती या वे बोल नहीं सकती। इसका कारण सिर्फ यह होता है उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। यह चुप्पा आदमी अपने बारे में इस तरह की बातें सोचता है, मेरा विचार शायद काम का नहीं है। अगर मैं कुछ कहूँगा तो हो सकता है कि लोग मूर्ख समझें, इसलिए बेहतर है यही है कि मुझे चुपचाप बैठा रहूं। इसके अलावा समूह के बाकी लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं दूसरों के सामने यह जताना नहीं चाहता कि मैं कितना नासमझ हूँ। जितनी बार यह चुप्पा आदमी बोलने में असफल रहता है, वह अपने आप को उतना ही ज़्यादा अक्षम और हीन बनाता जाता है। अक्सर वह खुद से यह कमज़ोर सा वादा करता है। अंदर से वह जानता है कि इस वादे को वह कभी पूरा नहीं कर पाएगा, कि वह अगली बार मौका पड़ने पर ज़रूर बोलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार जब चुप्पा आदमी बोलने में असफल रहता है तो वह आत्मविश्वास के जहर की एक और खुराक गटक लेता है। अपने आप पर उसका आत्मविश्वास उतना ही कम होता जाता है। सकारात्मक पहलू यह है कि आप जितना ज़्यादा बोलते हैं, आपका आत्मविश्वास उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है और आपके लिए अगली बार बोलना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। बोलने की आदत डालें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह आदत विटामिन की तरह काम करती है। आत्मविश्वास बढ़ाने की इस तकनीकी का प्रयोग करें। हर ओपन मीटिंग में बोलने का नियम बना लें। आप जिस बिजनेस वार्ता, कमेटी मीटिंग, कम्युनिटी फोरम में आगे भाग लेंगे, उसमें अपने आप कुछ ना कुछ कहें। इस मामले में कोई अपवाद ना रखें। कोई टिप्पणी करें, कोई सुझाव दें, कोई सवाल पूछें और आखिरी में कभी ना बोलें। आपको सबसे पहले बोलने की आदत डालनी चाहिए। आपको झिझक तोड़नी होगी और मूर्ख दिखने के बारे में चिंता ना करें। आप मूर्ख नहीं दिखेंगे। अगला आदमी चाहे आपसे सहमत ना हो, परंतु कोई दूसरा आदमी आपसे ज़रूर सहमत होगा। अपने आप से यह सवाल करना छोड़ दें, क्या मैं कभी बोलने की हिम्मत कर पाऊंगा? इसके बजाय समूह के लीडर का ध्यान आकर्षित करने का लक्ष्य बनाइए ताकि आप बोल सकें। बोलने के विशेष प्रशिक्षण और अनुभव के लिए अपने स्थानीय पोस्ट मास्टर के क्लब में शामिल हो जाइए। हजारों लोगों ने इस तरह के सुनियोजित कार्यक्रम में शामिल होकर
लोगों के साथ और लोगों के सामने चर्चा करने का अपना आत्मविश्वास बढ़ाया है। 5वां, बड़ी मुस्कुराहट दीजिए। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मुस्कुराहट से उन्हें सच्ची ताकत मिलती है। उन्हें बताया गया है कि मुस्कुराहट आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए एक बढ़िया दवा है, परंतु ज़्यादातर लोग इस बात में इसलिए यकीन ही नहीं करते क्योंकि जब वे डरे होते हैं तो वे मुस्कुराने की कोशिश ही नहीं करती। यह छोटा सा प्रयोग करके देखें। आप पराजित अनुभव करें और बड़ी मुस्कुराहट दें। एक साथ एक ही समय में यह संभव नहीं है। आप ऐसा कर ही नहीं सकती। बड़ी मुस्कुराहट आपको आत्मविश्वास देती है। बड़ी मुस्कुराहट आपका डर भगाती है, चिंता दूर करती है और निराशा हर लेती है। और एक सच्ची मुस्कुराहट सिर्फ आपके आत्मविश्वास को ही नहीं बढ़ाती या सिर्फ आपके मन से बुरी भावनाओं को ही नहीं हटाती। सच्ची मुस्कुराहट से लोगों का विरोध भी पिघल जाता है और यह तत्काल होता है। अगर आप किसी को बड़ी सी सच्ची मुस्कुराहट दें तो सामने वाला आदमी आपसे गुस्सा हो ही नहीं सकता। कुछ समय पहले की बात है, मेरे साथ एक घटना हुई जिसमें ऐसा ही हुआ। मैं चौराहे पर हरी बत्ती जलने का इंतजार कर रहा था कि तभी भड़ाम से आवाज़ आई। मेरे पीछे वाले ड्राइवर का पैर ब्रेक पर से हट गया था और उसने मेरी कार के बम्पर में पीछे से टक्कर मार दी थी। मैंने शीशे में से देखा कि वह बाहर निकल रहा था। मैं भी तत्काल बाहर निकल आया और नियमों की पुस्तक को भूलते हुए बहस के लिए तैयार हो गया। मैं जानता हूँ कि मैं उससे बहस करके उसे नीचा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था, परंतु सौभाग्य से इसके पहले कि मुझे ऐसा करने का मौका मिलता, वह मेरे पास आया, मुस्कुराया और उसने गंभीरता से कहा, दोस्त, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसकी मुस्कुराहट और उसके गंभीर वाक्य को सुनकर मेरा गुस्सा काफूर हो गया। जवाब में मैंने इस तरह की बात कही, चलता है, ऐसा तो होता ही रहता है। पलक झपकते ही हमारा विरोध मित्रता में बदल गया। बड़ी मुस्कुराहट दीजिए और आप महसूस करेंगे कि आप एक बार फिर खुशी के दिन लौट आए हैं, परंतु मुस्कुराहट बड़ी होनी चाहिए। आधी मुस्कुराहट से काम नहीं चलेगा। आधी मुस्कुराहट की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तब तक मुस्कुराइए जब तक आपके दांत ना दिखने लगे। बड़ी मुस्कुराहट की सफलता की पूरी गारंटी है। मैंने कई बार सुना है, हाँ, परंतु जब मैं डरा हुआ होता हूँ या मैं गुस्से में होता हूँ तो मेरी मुस्कुराने की इच्छा ही नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती होगी, किसी की नहीं होती। परंतु यही तो खास बात है कि आप ऐसे वक्त में भी खुद कहें, मैं मुस्कुराकर दिखा दूंगा। फिर मुस्कुराइए, मुस्कुराहट की शक्ति का दोहन कीजिए। इन 5 तकनीकों के प्रयोग से लाभ उठाइए। पहला, कार्य करने से डर दूर होता है। अपने डर को चिन्हित कर लें और फिर रचनात्मक कार्य करें। अकर्मण्यता, किसी परिस्थिति के बारे में कुछ न करने की आदत से डर बढ़ता है और आत्मविश्वास कम होता है। दूसरा, अपने यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करने की कोशिश करें। नकारात्मकता, खुद को नीचा दिखाने वाले विचारों को मानसिक राक्षस न बनने दें। अप्रिय घटनाओं या परिस्थितियों को याद करने की आदत छोड़ दें। तीसरा, लोगों को सही पहलू से देखें। याद रखें, लोग ज़्यादातर मामलों में एक जैसे होते हैं और बहुत कम मामलों में एक दूसरे से अलग होते हैं। सामने वाले के बारे में संतुलित नज़रिया रखें। आखिर वह भी आप ही की तरह एक इंसान है और आप समझने के रवैये का भी प्रयोग करें। कई लोग भौंकते हैं, परंतु बहुत कम लोग सचमुच काटते हैं। चौथा, वही काम करने की आदत डालिए जो आपकी अंतरात्मा के हिसाब से ठीक है। इससे आपके जीवन में अपराध बोध का जहर नहीं घुल पाता। सही काम करना सफलता के लिए एक बहुत व्यवहारिक नियम है। पांचवा, अपने हर काम से यह झलकने दें, मुझे आत्मविश्वास है, काफ़ी आत्मविश्वास है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में इन छोटी छोटी तकनीकों का प्रयोग कीजिए। पहला, आगे की बेंच पर बैठिए। दूसरा, नज़रें मिलाने का अभ्यास करें। तीसरा, 25% तेज चलिए। चौथा, बोलने की आदत डालिए। और पांचवा, बड़ी मुस्कुराहट दीजिए। और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा तीसरा अध्याय, जिसमें हमने जाना कि किस तरह हम अपने अंदर का डर भगाकर अपने आप में विश्वास जगा सकते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं।
और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह बड़ा सोचें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और एक क्यूट सी मुस्कुराहट दीजिए। धन्यवाद।